जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर जो है मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं, ठीक है ना, वास्तविक संख्या के बारे में और जानते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक ना, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। पहले हम लोग को जानना है भाज्य संख्या। क्या बात करना है? भाज्य संख्या के बारे में बात करना है। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या जो है कहता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ठीक है ना, किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कहता कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई और से भी भाग लगने लगे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग लगने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे उसको? भाज्य संख्या। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दिया हुआ एग्जांपल 4, ठीक है ना। ये 4 जो है वो 4 में एक से भी भागा लगेगा, 4 में एक से भी भागा लगेगा, स्वयं मतलब 4 से भी भाग लगेगा, और इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित है। किसे? 2 से। तो ये इसके अलावा अन्य से भी विभाजित है। एक और स्वयं के अलावा जब कोई संख्या किसी अन्य से विभाजित होने लगती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। या इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आगे बात करेंगे। जैसे 6 हो गया, 6 जो है वो 1 से विभाजित होती है और स्वयं मतलब 6 से विभाजित होती है, और ठीक है ना, इसके अलावा ये 2 से विभाजित है, और कितना? 3 से। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित होने लगती है, तो वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। बात समझ में आ गया? और यदि कहीं हम लोग इसका गुणनखंड करें, ठीक है ना, तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 जो है वो 1 से भी विभाजित होती है और स्वयं 2 से, और इसके अलावा और किसी विभाजित नहीं होती है। ठीक है ना। 3 जो है वो 1 से विभाजित होती है और 3 से माने स्वयं से, और किसी विभाजित नहीं होती। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना। या दूसरे तौर पे हम कह सकते हैं इसको कि वह संख्या जिसके सिर्फ 2, एक और स्वयं, वह संख्या जिसके सिर्फ 2, एक और स्वयं गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। समझ में आ गया? बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है ना। तो 5 को अगर हम देखेंगे तो 5 1 से कटेगा, और कितना? फिर 5 से, स्वयं से। तो इसका 2 ही गुणनखंड है, या भाग लग रहा है तो एक और स्वयं से। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक है जो नोट करने वाला है कि देखिए, एक जो है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक जो है ना भाज्य संख्या और ना अभाज्य संख्या, ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। बात समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। प्रमेय। देखिए, इसका प्रमेय जो है, प्रमेय हम लोग को इसके बाद प्रमेय पढ़ना है, ठीक है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्रमेय के बारे में जान लेना है हम लोग को, ठीक है ना। कहता कि प्रमेय में क्या है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भाज्य संख्या है, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल मतलब गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। चाहे किसी भी प्रकार से लिखिए वह वैसा ही लिखाएगा। ठीक है ना। कहता है कि क्रम के बिना, अगर ऑर्डर को ध्यान में ना रखा जाए तो सबका जो है एक ही आएगा।
मतलब कहने का मतलब है कि एक संख्या का ऑर्डर ना देखा जाए तो उसका जो अभाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या गुणनखंड आएगा वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वही संख्या आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो ये बोलता है कि ठीक है ना, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं। ठीक है ना, किसी संख्या को देखिए गुणनखंड या गुणनखंडन क्या है भाई, ठीक है ना। गुणनखंड, गुना में खंड खंड करना, गुना में अलग अलग कर देना, उसको गुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना, कहता है किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखना गुणनखंडन या गुणनखंड कहलाता है। जैसे 6 को अगर हम लोग गुणनखंड करें, ठीक है ना, तो 6 कैसे आएगा, तो 2 गुने 3 से आएगा। मतलब 6 जो है अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 से हम इसको हम लोग विभाजित करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 6 कैसे आया, तो 2 गुने 3 से, इसको हम लोग 2 गुने 3 लिख दिए। तो ये 6 को गुना में अलग अलग लिखना, खंड खंड लिखना गुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से अगर हम लोग 12 की बात करें तो 12 कैसे आएगा भाई, देखिए 12 कैसे आएगा, तो 12 को अभाज्य संख्या से काटेंगे 2 छक 12, फिर काटेंगे 2 तिहाई 6 और फिर भागा कितना से लगेगा, 3 से। तो ये 12 को 2 गुने 3, इसको ऐसे लिखेंगे। तो 12 एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के, देखिए अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अलग अलग लिखा हुआ है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना उसे गुणनखंडन कहलाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? अब जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये केवल भाज्य संख्या को भी लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या को भी अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात समझ आ रहा है, अद्वितीय। अब एक वर्ड आता है इसमें अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय मतलब क्या, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको यूनिक कहते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। यह गुणनखंड जो है हमेशा एक जैसा रहता है। कैसा रहता है, अद्वितीय का मतलब होता है यह गुणनखंड हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है ना, क्रम बदलने से गुणनखंड नहीं बदलते। जो क्रम अगर से इसका ऑर्डर हम बदल देते हैं तो इसका जो है ऑर्डर बदलने से गुणनखंड कभी बदलता नहीं है। जैसे 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 12, ठीक है ना। तो 12 अगर लिखा हुआ है तो 12 को अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं इसको अभाज्य संख्या से, तो 2 से अगर विभाजित करते हैं तो 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं तो 2 तिहाई 6 और फिर 3 से करते हैं, ठीक है ना, तो 3 एकम 3, तो 2 गुने 3 और 2 गुने 2 और गुना 3 यहाँ लिखा हुआ है। हो सकता है कि कोई इसको इस प्रकार से गुणनखंड करे, 12 लिखा हुआ है, कितना, 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस 12 को हो सकता है कि कोई 3 से पहले विभाजित करे, ठीक है, तो 3 चौक क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 3 चौका 12, ठीक है ना, और फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। अब देखिए इसको लिखा, ये 12 को लिखा हुआ है क्या चीज, 3, ठीक है ना, 3 गुने 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए ऑर्डर जो है, यहाँ पहले 2 आया है 2 गो बाद में 3, यहाँ पहले 1 3 आया है बाद में 2 गो 2 आया है। ऑर्डर यहाँ बदल सकता है, लेकिन ये गुणनखंड जो है वो एक समान ही रहेगा। अद्वितीय का मतलब यही होता है। हो सकता है कि कोई इसको इस प्रकार से गुणनखंड करेगा, ठीक है ना, जैसे 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 12 को पहले 2 से काटेगा, 2 छक 12, फिर 3 दूनी 6 और फिर 2 एकम 2। तो आपकी जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2 गुने 3 गुने 2। यहाँ पर देखने के बाद यहाँ भी 2 गो 2 है और एक 3, यहाँ भी 2 गो 2 है एक 3, यहाँ भी 2 गो 2 है और एक 3। ये जो है अद्वितीय गुणनखंड है। चाहे किसी प्रकार से विभाजित किया जाए, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में ऐसे ही आएगा, अद्वितीय होता है। अब बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, नोट में दिया हुआ है कि समान गुणनखंडों का घातांक में और अच्छे तरीके से गुणनखंड बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंडों को आरोही क्रम में होना चाहिए। कहता है कि समान गुणनखंड को अगर समान गुना में आया है तो उसको घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से गुणनखंड बनाने के लिए अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में, आरोही बोले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे हम लोग। जैसे 12 को 2 गुने 2 और 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 2, तो ये 2 जो है बेस 2 लिखाएगा और इसका पावर 1 पावर जुड़ा जाएगा, तो 1 कितना होगा 2, इसके बाद 3। इस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो 120 दिया हुआ है, तो 120 को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक ना, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना होगा, मतलब विभाजित करना होगा। तो 120 कितने से होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित होगा, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, साथ में 0 रहेगा, ठीक है ना, फिर 2 से 15, और इसके बाद अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से विभाजित होगा, 3 5 15, और फिर 5 एकम 5। बात समझ में आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ वाला सब यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए 3 गो 2 है, 3 गो 2 है, तो 1 गो 2 लिख करके पावर 1 पावर 1 पावर 1, जो कि 9th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि a का पावर m गुने a का पावर n, अगर बेस सेम है तो उसका पावर जोड़ दिया जाता है। यहाँ बेस सबका एक ही है, तो 1 गो 2 और इसका पावर 1 2 और 1 3, पावर 3 कर दिए। कोई डाउट नहीं ना। यहाँ 3 एक जगह है तो 3 लिखाएगा, अब गुना में 5, यही इसका आंसर है। अगर कभी भी बोले कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, तो इसको इस प्रकार से व्यक्त कर देना है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है ना। अगला जो दिया था 140 का, 140 का लिखना था, 140 का, ठीक है ना। तो 140 के लिए क्या करेंगे भाई, तो फिर 140 में हम लोग विभाजित करेंगे, 140 का कभी करेंगे कितना से भाई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, तो 2 से करेंगे 70 बार में, फिर 2 से करेंगे 35 बार में, और इसके बाद करेंगे हम लोग, ठीक है ना, 5 से करेंगे कितना से, 5 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। देखिए 2 2 5 7। अब 140 को जो लिखा गया है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यहाँ 2 सेम बेस है तो सेम लिख दिए, पावर 1 तो पावर कितना होगा 2, और 5 तो 5 और 7 तो 7, ये इसका हो गया आंसर। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये पूछता ही है, 1 नंबर कदम कंफर्म पूछता है, इसलिए इस प्रकार से आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए HCF क्या है, HCF, ये HCF क्या है, तो देखिए HCF का फुल फॉर्म जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको मौसा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मौसा होता है। बात समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं ना। देखिए HCF निकालने की 2 विधियां होती है, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। भाग विधि बचपन में आप पढ़े होंगे, भाग विधि, ठीक है ना, भाग विधि पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो भाग विधि, एक भाग विधि से बनाया जा सकता है, जैसे 2 और 4 का हम लोग का मौसा निकालना है, तो सबसे छोटा वाला के बड़ा वाला में भागा देते हैं ना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, कैंसिल, और किससे कैंसिल हो, 2 से, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं ना। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं, और अगर भागा लगने वाला नहीं होता तो उसको अगर 2 और 3 का अगर मौसा निकालना होता है तो छोटे वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं, मतलब 2 से हम लोग भाग देते हैं 3 में, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 लिखाएगा, घटने के बाद 1 आएगा। अब 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो 2 को यहाँ लिख करके और 1 के पढ़ाकार पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है ना, 2 बार, ठीक है, और 2 अल्लाह। ये प्रक्रिया तब तक होता है जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाता, ठीक है ना। और किससे आया था, 1 से, तो 2 और 3 का मौसा कितना हो जाएगा, तो मौसा इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भाग विधि था। कौन सा भाग विधि, तो भाग विधि से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अब जो है पढ़ना है आपको गुणनखंडन विधि से, गुणनखंड विधि से। समझ में आ गया बात, ठीक है ना। देखिए HCF निकालना 2 संख्याओं A और B का HCF, जिसको हम लोग मौसा भी बोलते हैं, मौसा निकालना, उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, A कोई संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले A का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, अभी जस्ट बताया गया था कि अगर यहाँ कोई संख्या होगा तो इसको सबसे अभाज्य संख्या से काटेंगे, इस प्रकार से काटेंगे और उसका गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट जो है कोई B संख्या है, B भी है, तो B का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। B का भी अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से किया जाएगा और यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिखा जाएगा। अब जो मौसा निकलता है, इसलिए अगर मौसा की बात होगा, मौसा का, तो मौसा कैसे निकलता है, तो HCF, मौसा या HCF जो निकलना है दोनों संख्याओं का, तो दोनों में कॉमन जो A का गुणनखंड किए हैं, ठीक ना, B का गुणनखंड किए हैं, दोनों में कॉमन कौन आता है, दोनों में जो कॉमन आएगा वही उसका मौसा कहलाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक।
ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सवाल को हम लोग देखते हैं। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करें। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हल लिखना होगा। लिखने के बाद लिखना होगा यहाँ, ठीक है ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है ना। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 को हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा लगाएंगे। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, मतलब 6 जो है वो गुना के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखा गया 2 गुने 3। उसी प्रकार से इस 20 को हम लोग करते हैं। 20 है, अगला संख्या क्या है 20, ठीक ना। तो 20 का करते हैं, तो 20 का कितना लिखा गया भाई, तो 2 से 10 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? और ये भी हम गुना के रूप में लिख देंगे यहाँ पर कि 2, ठीक है ना, 2 गुने 5। अब इसका इसलिए हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका किसका निकालना है, तो 6 और 20 का, तो लिखेंगे 6, 20। और एचसीएफ निकालने का अभी जस्ट नियम पीछे बताया गया था कि क्या होता है कि दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन देखो जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? इस प्रकार से हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं या एचसीएफ निकालते हैं। कोई डाउट? चलिए अगला एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करे या मौसा ज्ञात करे। इसके लिए भी हम लोग को करना क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए 26 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26। तो 26 को हम लोग क्या करेंगे, 26 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। 26 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में। कोई डाउट? तो यहाँ पर लिखा जाएगा 26 2 गुने 13, ठीक है। इसके बाद 91 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 91 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से विभाजित ये नहीं होगा। इसके बाद 3 से भी नहीं होगा। इसके बाद 5, तो 5 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है 7, तो 7 से हो जाएगा कितना बार में, 13 बार में और फिर 13 एकम 13। 91 को हम लोग लिख सकते हैं 91, ठीक है ना, तो 7 गुने 13। इसलिए अगर इसको मौसा निकालना होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एचसीएफ कहते हैं, तो कितना, तो 26 और 91 का। तो 26 और 91 का अगर मौसा निकालना है तो 26 का भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं और 91 का भी कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका एचसीएफ कैसे होता है, तो जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में मिलता है, दोनों में कौन मिल रहा है, कौन कॉमन है, 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13। कोई डाउट? मतलब 2 संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ निकालना है, तो पहला संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, दूसरा का भी कर लीजिए, और जो दोनों में मैच कर रहा है उसको लिख दीजिए। अगर एक से ज्यादा मैच कर रहा है तो संख्या गुना में लिखाएगा। अगर यहाँ एक और होता, एक और संख्या लिखा मैच करता तो गुना में लिखा तो संख्या फिर गुना करके लिखते। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलसीएम का। किसका बात करते हैं, एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम, ये एलसीएम क्या है, तो एलसीएम को, एलसीएम जो है, एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लोवेस्ट, देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, शॉर्ट में लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लसा, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम निकालने की 3 विधियां होती है। एलसीएम निकालने की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां, सूची विधि होता है, भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। ये सूची विधि और भाग विधि आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को जानना है कि इसका गुणनखंड के, गुणनखंड से कैसे निकलता है, ठीक है ना। ये पिछली कक्षा में पढ़ना था, ठीक है। चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2 संख्याओं जैसे ए और बी का एलसीएम निकाले। अगर 2 संख्या ए और बी का एलसीएम निकालना है, सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ए का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे हम लोग एचसीएफ में कर रहे थे, सेम टू सेम वैसा ही जो है हम लोग को इसमें करना है, एलसीएम में करना है। ए का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर बी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। ए और बी दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके बाद एलसीएम ए और बी का निकालना है, तो दोनों में कॉमन पहले खोजेंगे, दोनों में कॉमन खोजेंगे और गुने बाकी सब। बाकी कॉमन आ रहा है उसको लिखना है कई बार, और इसके बाद जितनी संख्या कॉमन नहीं हो रहा है वो सबको गुना में लिख देना है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं।
देख ठीक है, कहता कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड से हम लोग ठीक ना एचसीएफ ज्ञात किए थे, सेम टू सेम वैसे हम लोग को क्या करना है ठीक ना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है यहाँ पे ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल लिखेंगे और इसके बाद ठीक है ना, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कितना है भाई, तो 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखाएगा भाई, 6 का अभाज्य गुणनखंड ठीक है ना, तो सबसे छोटी संख्या जो है अभाज्य संख्या वो 2 है, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6 और इसके बाद 3 एकम 3। ठीक है, तो आता है 2 गुने 3। इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसके बाद क्या बात करते हैं, तो 20 का एक और संख्या है 20 ठीक है ना, तो 20 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है भाई, तो पहले 2 से करेंगे 2 दहा 20 ठीक है ना, फिर 2 से करेंगे 5 और फिर 5 एकम 5। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? और ये 20 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। इसलिए हम लोग को निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है कितना कितना का, तो 6 और 20 का निकालना है, तो 6 और 20 ब्रैकेट में लिखेंगे। एलसीएम निकालने का विधि क्या है ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि दोनों में कॉमन गुने बाकी सब। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, तो एगो 2 लिखा जाएगा, कॉमन लिखा जाएगा एक बार, गुने बाकी सब। तो कौन नहीं मिल रहा, ये 3 यहाँ है लेकिन 3 इसमें नहीं मिल रहा है, गुना में लिख देंगे। ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, वो 2 भी लिख देंगे। ये 5 है उसमें नहीं मिल रहा है, उसको भी लिख देंगे। मतलब ये कॉमन वाला हो गया, गुने बाकी सब, कॉमन गुने बाकी सब। अब इसको गुना हम लोग कर देंगे, गुना कर देंगे तो 2 3 6 ठीक है ना, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 12 25 60 ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। मतलब 6 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से ठीक है ना 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ठीक है ना। 26 दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ कितना दिया हुआ है, पहला संख्या 26 है, तो 26 लिखेंगे और 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 कितना से कटेगा, मतलब किस छोटी अभाज्य संख्या से कटेगा, पहले तो 2 से कितना बार में, 13 बार में, और इसके बाद 13 से ही कटेगा, 13 एकम। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 13। कोई डाउट नहीं ना। इसके बाद हम लोग 91 को करेंगे, 91 ठीक है, 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 कितना से कटेगा भाई, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा ठीक है ना, और 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग पहले पिछले सवाल में ही देख चुके हैं जहां एचसीएफ हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे। ठीक है ना, तो ये कटेगा कितना से, 7 से, तो 7 से करेंगे 13 से 91 मतलब ठीक है ना, और इसके बाद 13 एकम 13। 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा भाई, तो 7 गुने 13 आएगा, 7 गुने 13। इसलिए अगर हम लोग को एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, तो 26 और 91। विदाउट दोनों में कॉमन क्या हो रहा है ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम निकालने का विधि क्या है, तो कॉमन गुने बाकी सब। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन जो हो रहा है 13 हो रहा है ठीक है ना, और बाकी सब मतलब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, वो भी गुना में लिखाएगा। इसमें 7 है लेकिन अगला में नहीं है ठीक है ना, तो वो भी लिखाएगा गुना में। बात समझ में आ गया? कोई डाउट? अब हम लोग इसको गुना कर देंगे ठीक है ना, इसको हम लोग गुना करेंगे ठीक है, तो क्या होगा, 7 दूनी 14, अब 14 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 182। 13 गुने 14 अगर करेंगे ठीक है ना, तो 182 आएगा। 14 तिया 42, 2 और 14 कम 14 4 18, कितना आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस प्रकार से 26 और 91 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 182। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? आसान है। अगर कहीं आप कॉन्सेप्ट ध्यान दे रहे हैं, अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, अभी चैप्टर से पहले आपको तैयारी कराई जा रही है कि इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा आपके चैप्टर के अंदर। बात समझ में आ रहा है? ये चैप्टर नहीं है, उससे पहले तैयारी चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए उसको जो हम लोग लिखे थे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं ठीक है ना, तो एचसीएफ में हम बोला था कॉमन ठीक है ना, उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि देखिए एचसीएफ संख्याओं में ठीक है ना, एचसीएफ जो है संख्याओं में, एचसीएफ कैसे निकलता है, तो संख्याओं में प्रत्येक
प्रत्येक सामान्य अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल मतलब वही कॉमन वाला। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल मतलब कॉमन गुने बाकी सब, वही चीज है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए रिलेशन आता है, अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है, कोई अगर दो संख्या दिया हुआ है, कोई भी दो संख्या अगर दिया हुआ है और उसका एचसीएफ और एलसीएम में संबंध बताना है, तो निकलता है एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ गुने दो संख्याओं का एलसीएम, और दोनों संख्या का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहां से हो सकता है आपको एचसीएफ आपको एलसीएम दिया रहे, वो दोनों संख्या दिया रहे, ठीक है ना, हो सकता है आपको एलसीएम दिया रहे, वो दो संख्या दिया रहे और उसका एलसीएम दिया रहे, तो ये इसी फॉर्मूले से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। कोई डाउट? हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको एचसीएफ दिया रहे और दो संख्या दिया रहे, ठीक है ना, और एलसीएम पूछेगा, तो इसी फॉर्मूले से मतलब इसी रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। हो सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे और दो संख्या में से कोई एक संख्या मालूम रहे और एक ना मालूम रहे, इसी से निकालना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये जो बोला गया है, यहां बोला गया है, ठीक है, ये क्या है, 6 और 20 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें और सत्यापन भी करें। ये क्या सही है? ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसको, ठीक है ना, हल करते हैं और 6 का भी लिखते हैं। यहां 6 का अभाज्य गुणनखंड जो कि पहले हम लोग करते आए हैं, पहले क्या करते हैं, तो 2 गुने 3, और 20 का, तो 20 का 2 गुने 2 और गुने 5। कोई डाउट? अब इसको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में क्यों लिखे, हम पहले भी बताए हैं, आप कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं करना, यहाँ करना है आपको, रफ में करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका किसका, 6 और 20 का। तो 6 और 20 का एचसीएफ कैसे होगा, तो दोनों में कॉमन कितना है भाई, तो कॉमन 2 है, 2 हो गया इसका, तथा एलसीएम तथा एलसीएम 6 और 20 का, तो 6 और 20 का एलसीएम क्या, दोनों में कॉमन गुने बाकी सब। तो 3 को भी लिख देना है गुना में, 2 को भी लिखना है, 2 को उसमें मैच नहीं कर रहा है, और 5 को भी लिख देना है, 5 को। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कितना हो गया, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। अब कहना यहाँ बोल रहा है कि 6 और 20 का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। यहाँ देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है, और सत्यापन भी करें, उस फॉर्मूले पे सत्यापन भी करना है। ठीक है, सत्यापन भी करना है। ठीक है, तो सत्यापन कैसे होगा भाई, सत्यापन कैसे होगा इसमें, ठीक है ना, तो सत्यापन करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, इसका जांच करना होगा, टेस्ट करना होगा कि टेस्ट कैसे करेंगे इसका। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग को लिखना होगा अब, ठीक है ना, एचसीएफ वो संख्या दोनों, फिर गुने एलसीएम दोनों संख्या, ठीक है ना, और बराबर में क्या था, ए गुने बी था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एचसीएफ ए गुने बी, तो एचसीएफ 6 गुने 20 कितना आया है, 2 आया है, कितना आया है, 2 आया है। और एलसीएम उसका कितना है, 60 आया है, तो 2 गुने 60 बराबर दोनों संख्या। तो पहला संख्या कितना था, 6, दूसरा कितना था, 20, ठीक है ना, तो 6 गुने 20, 2 छक, देखिए 2 छक कितना हो जाएगा, 12, 120, और यहाँ पर 6 दूनी 12, यहाँ भी 120, दोनों तरफ बराबर आ गया। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया, रिलेशन बराबर आ गया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो रिलेशन जो है बिल्कुल सही है। जो सवाल जो बना है, मतलब एचसीएफ जो निकाला दो संख्याओं का यही होगा, एलसीएम जो निकाला है एकदम यही होगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन जो है, ठीक ना, एलसीएम गुने एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है ना, अब बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल एकदम राइट आया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये जो है बिल्कुल राइट है, प्रूव्ड हो गया, सत्यापन हो गया। ओके, ठीक है ना, दिया हुआ है, ठीक है ना, 96 और 404, मतलब 96 404 क्या करना है, तो इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है, और इसमें रिलेशन बताना है, रिलेशन संबंध भी बताना है, संबंध भी बताना है। बात समझ में आ गया? चलिए इस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इस पर बात करते हैं। क्या है भाई, तो 96,
ठीक है ना। तो यहाँ 96 का हम लोग क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा भाई, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से काटेंगे कितने बार में, 48 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में भाई, तो 2 से हो जाएगा, ठीक है ना, 24 बार में। फिर 2 से कितना, तो 12 बार में। फिर 2 से कितना, ठीक है ना, तो 2 से फिर कटेगा 6 बार में। और फिर 2 से करेंगे तो कितना, 3 बार में। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तिया हो जाएगा, ठीक है ना, 96। मतलब आया है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मतलब क्या चीज, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार, और गुने 3। कोई डाउट नहीं। इसके बाद 404 का करेंगे, 404 का, ठीक है। तो 404 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना, 404 का, तो क्या होगा भाई, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 0, 2 एकम। अब ये नहीं कटेगा, मतलब 101 से ही कटेगा, बात समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई हम लोग, तो 2, क्या लिखेंगे भाई, तो 2 गुने 2 गुने 101। इसलिए हम लोग को अगर HCF निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकलेगा, दोनों संख्याओं का HCF, मतलब 96 गुने 404। HCF निकालने के लिए बोला कि दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है, 2 यहाँ, और एक और 2 कॉमन है। मतलब 1 2 और बीच में गुना 1 और 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4। इसका HCF 4 निकलेगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे बात करते हैं इसका LCM, ठीक है ना, तथा इसका LCM निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है, ठीक है ना। तो LCM कैसे निकलेगा, LCM, तो LCM 96 गुने 96,404, ठीक है ना। तो जो दोनों में कॉमन है उसको लिखना है, तो 2 गुने 2, ये तो लिखा गया, ये वाला लिखा गया। अब इसमें 3 गो 2, इसमें कॉमन इसमें नहीं है, वो भी गुना में लिखाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 लिख दिए, एक और 3 भी लिखाएगा, वो मैच नहीं कर रहा है। और 101 भी ये मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 दिया हो गया 96, कितना 96, और 96 गुने कितना है, 96 गुने 101। अब अगर इसको LCM निकालेंगे तो आ जाएगा 96 96, कितना आ जाएगा 96 96। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड से हम लोग क्या निकाले, उसका HCF निकाले और उसका LCM निकाले। अब इसका रिलेशन की बात करता है, क्या बात करता है कि रिलेशन कैसे आएगा। तो इसको रिलेशन करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसका रिलेशन कैसे आएगा, ठीक है। तो रिलेशन करने के लिए हम लोग को बात करना होगा इसका, ठीक है। रिलेशन निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है भाई, तो फिर वही फॉर्मूला लगा देना है। कौन फॉर्मूला लगा देना है इसमें, ठीक है ना। तो HCF गुने LCM बराबर A गुने B, चेक करना है कि क्या HCF जो है और LCM जो आया है उसका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल के आपस में बराबर है, ठीक है ना। चलिए हम इसके लिए हम आगे देखते हैं, ठीक है ना, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। रिलेशन में क्या हम लोग करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को करना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहां, ठीक है, यहां हम लोग को करना होगा, यहां HCF दो संख्याओं का, फिर गुणनफल LCM, ठीक है ना, किसका, वही दो संख्याओं का और गुने वही दो संख्या, ठीक है। अब HCF, अगर HCF निकालना कितना का था हम लोग को, तो जो निकालना था हम लोग को वो 96 और 404 का निकालना था, ठीक है ना। तो लिखेंगे 96,404 गुने LCM 96,404, और वो दो संख्या कौन कौन है, तो 96 गुने 404। कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं ना। अब HCF जो है, HCF 96,404 कितना आया है, ठीक है ना। तो HCF 96,404 कितना है, 4 आया है, कितना है 4। और LCM कितना है, 96 गुने 96 आया है। यहां जो आया है 4 आया है, यहाँ 96 गुने 96, और यहाँ 96 गुने 404, ठीक है। अब दोनों का जो है गुना जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 से गुना कीजिए, 4 6 24 के 4, 4 6 24 के 4, और 4 9 36,
36, 37, 38, ठीक है ना, बस समझ में आ गया। और 4 छक 24 और 3 27 और 4 नवा 36, 36 और 37 38, इसका कितना गया 38, 78, 4 छक 24 के 4, 2 4 नवा 36 और 2 38, 3 बच रहा है, ठीक है ना। और 4 छक 24, 3 27, 2 बच रहा है, 4 नवा 36, 38, ठीक है ना। कितना आ गया 38, 7, 84। और इसको भी गुना किया जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आएगा भाई 38, 7 अगर 84 गुना कर लीजिएगा यही आएगा। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया इसका मतलब जो एचसीएफ का मान निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं और एलसीएम का मान भी बिल्कुल सही आया है। बात समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब दिया हुआ है यदि एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना है 504 है, तो उसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा, यहां दिया हुआ है, यहां एलसीएम दिया हुआ है, तो आपको करना कुछ नहीं है, लिखना है हल, ठीक है ना। यहां दिया हुआ है, यहां, ठीक है, यहां आपको दिया हुआ है एचसीएफ, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई यहां पर निकालने के लिए, तो HCF A, B गुने LCM, ठीक है ना, कितना होगा A, B और A गुने B। देखिए यहां HCF हमें नहीं पता, HCF हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे HCF, ठीक है ना, A, B का मान 72, 126, फिर LCM 72, 126 और A का मान 72 और B का मान 126। HCF जो है वो 72, 126, ठीक है, वो नहीं पता हमें, लेकिन एलसीएम तो पता है। एलसीएम इसका मान पता है कितना है 504 है, और यहां क्या है भाई, ठीक है ना, तो 72 गुने 126, ठीक है। HCF, ठीक है ना, 72, 126, ठीक है ना, और ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 72 गुने 126 और बटा हो जाएगा 504। बात समझ में आ रहा है यहां तक। अब हम इसको काट देंगे, 72 से 7 बार में काटेंगे, ठीक है ना, तो 7 दूनी 14 के 4 और 50, 7 बार में कट जाएगा ये 72 7 504, ठीक है। इसके बाद 7 से अगर इसको काट देते हैं, ठीक है ना, 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच रहा है 5 और 7 8 56, मतलब इसका कितना आ गया HCF, ठीक है ना, 26, HCF 72, 126 जो है वो कितना आ गया भाई, तो कितना आ गया 18, कितना आ गया 18, ये इसका आंसर हो गया। मतलब आपको एलसीएम का मान दिया रहे, दो संख्या का एलसीएम का मान दिया रहे और एचसीएफ पूछे तो आपको यही फॉर्मूला लगा देना है, रिलेशन वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ गया, और रख के निकाल लेना है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि एचसीएफ 36, 64 का दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ 4, तो उसी का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, उसी का एलसीएम कितना होगा। तो उसी का एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं यहाँ, ठीक है ना। देखिए HCF, ठीक है, A, B गुने LCM, ठीक है ना, A, B बराबर कितना होता है, तो A गुने B। HCF, ठीक है ना, 36, 64 गुने LCM 36, 64 और बराबर कितना होता है, तो 36 गुने 64, ठीक है। HCF 36, 64 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे, ये बटा नहीं है, ये 4 है, और गुने LCM, ठीक है ना, 36, 64 ऐसे लिखेंगे और 36 गुने 64, समझ में आ गया। ये 4 गुना कर रहा है तो बराबर को उधर जाकर क्या करेगा, भागा, मतलब LCM हमको फाइंड करना है, तो 36, 64 बराबर 36 गुने 64 है, ठीक है ना। अब बट्टा में ये गुना से किस में आएगा, भागा में। कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं ना। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 9 36, ठीक है ना। अब 9 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 के 6, ठीक है ना, और 9 छक 54,
54 और 3 कितना हो जाएगा, 54 और 3 57, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 500। इसका एलसीएम जो निकलेगा 576 निकल जाएगा। कोई डाउट? अभी तक हम लोग क्या देखे, तो अभी तक हम लोग जो है उस चैप्टर में जाने से पहले 1.1 में जाने से पहले हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए कि किस आधार पे उसके अंदर सवाल हैं, और ऐसे ही सवाल आपको बनाना है। बात समझ में आ गया? तो इस कंप्लीट जानकारी आप इसमें रख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्नावली लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसका प्रश्नावली में हम बात करेंगे, हर एक एक सवाल को एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। बात समझ में आ गया? तो आज तक के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।